नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंख में अगर कोई कांटे जैसा चुभता है, वो राज है बंगाल। किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी बंगाल जीतना चाहती है। वो जानती है, अगर ममता बनर्जी का विकेट गिरा लिया तो देश के बाकी राज्यों में उसे और आसानी हो जाएगी। बिहार का SIR मॉडल सामने है। किस तरह वोट कटने हैं, किस तरह हर विधानसभा में 5-5 हजार 20-20 हजार वोट काट दिए जाए, जोड़ दिए जाए, इसका खेल करने की कोशिश है। बंगाल के जो डेटा ऑपरेटर हैं, उन पर भरोसा नहीं है। नए लोग रख लिए जाएं जो ममता बनर्जी की सरकार के पक्ष में ना हो, ममता के पक्ष में ना हो। ऐसी साजिश चल रही है, ऐसा अभय द्विवेदी ने बताया। अभय द्विवेदी ने बताया कि बिहार में नीतीश कुमार खुद को मजबूत क्यों कर रहे हैं, ओबीसी तक के पास जा रहे हैं कि भाजपा को अगर दांव लगाना का मौका मिले तो दांव लगा दिया जाए। बढ़िया बातचीत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास। ओटीएम न्यूज नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी। और मैं बातचीत शुरू करने से पहले आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि आपका शो इतने सारे लोग देखते हैं, इतना सारा पसंद करते हैं। उन तमाम दर्शकों का शुक्रिया अदा कर दूं। डेटा विंग्स की रिपोर्ट आई है 4 PM। इस महीने भी 2 साल हो गए हैं लगातार। हमको 2 साल से लगातार नंबर 1 पर है, लगातार नंबर 1। तो ये दर्शकों का जादू है कि 2 साल से कोई चैनल कंटिन्यू हर महीने नंबर 1 बना रहे हैं। और जो इस नहीं, बार बहुत की बड़ी रिपोर्ट आई, सफलता है ये, बहुत बड़ी हाँ, इस सफलता है संजय जी। और आपने बार। जिस तरीके से पूरे चैनल को विकसित किया है, ये उसका वो है, ये सफलता उसकी प्रमाण है। क्योंकि अबे सर, सबसे ताज्जुब की बात है, इस महीने भी नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में लगभग 14 करोड़ व्यू हम आगे हैं। नंबर 2 है उनके 12 करोड़ 70 लाख है, हमारे 26 करोड़ 50 लाख है। वाह वाह, बहुत और बढ़िया, सबसे बहुत अच्छी बात ये, पहली बार ऐसा हुआ है कि 11वें नंबर पे हमारा यूपी का चैनल भी आ गया। 4 PM यूपी भी 11वें नंबर पे आ गया लिस्ट में। यानी दो दो चैनल हम लोग देश के नंबर 1 हो गए। तो आपका शुक्रिया सर। आपका एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, पूरी दुनिया में है जो अभय दुबे को सुनना चाहता है। और एक बहुत बड़ा योगदान सर आपका है। तो मैंने सोचा पहले आपको शुक्रिया कह दूं। बहुत बहुत अच्छा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सफलता आपकी है, और आपकी आपने जिस तरीके से पूरा नियोजित किया है और आपके पीछे जो आपकी दृष्टि है, उसकी कामयाबी है। शुक्रिया सर। टीम मेरी बहुत अच्छी है, मुझसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करती है। तुम सबका शुक्रिया। शुरू करते हैं सर आज की चर्चा। आज की चर्चा में सबसे पहले ममता बनर्जी के तेवरों की बात करूंगा और SIR के बढ़ते हुए विरोध की बात करूंगा। जिस तरह ममता बनर्जी बिल्कुल तुली है, वो जान गई है कि बिहार के बाद बंगाल सबसे बड़ा लक्ष्य है। और भाजपा के नेताओं ने, मंत्रियों ने कहना शुरू कर दिया, अब की बार बंगाल, अब की बार बंगाल। बीजेपी का शायद मेरे ख्याल से देश में कोई सबसे बड़ा राज होगा जो सबसे ज्यादा आंखों में चुभता है, वो बंगाल है। और बंगाल में वो मुझे लगता है घुसपैठिया बंगाल में, आप कह ही रहे थे कल शिफ्ट हो जाएंगे, हिंदू मुसलमान के फसाद भी शुरू होंगे ही होंगे बंगाल में। लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरह ऐलान किया है कि SIR को नहीं आने देंगे, यानी कि कुछ राज्यों में अगर इस तरह का विरोध होता है तो राज्य और केंद्र के जो रिश्ते हैं, क्या उनमें खटास नहीं आएगी? जो एक संविधान में दी हुई है ताकत राज्य और केंद्रों के, उनका संतुलन नहीं गड़बड़ाएगा? क्या देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? आपका क्या मानना है? देखिए, नरेंद्र मोदी की आंखों में दो राज्य चुभते थे। एक तो दिल्ली, जहां पर अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर रहे थे, 3 चुनाव में पराजित कर चुके थे। और एक पश्चिम बंगाल, जहां पर एक बार की भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा था कि शायद वो ममता बनर्जी को गिरा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने जब से मुख्यमंत्री बनी हैं, 3 विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं, 2 लोकसभा चुनाव जीत चुकी हैं, और जबरदस्त तरीके से जीत चुकी हैं। और अभी भी कोई नहीं कह सकता कि उनकी ताकत कमजोर हुई है, या वो पीछे रह सकती हैं, या भारतीय जनता पार्टी में ये क्षमता है कि ममता बनर्जी को पराजित कर दे। दिल्ली भी जीत लिया है बीजेपी ने। तो अब इसीलिए जब वो बिहार की जीत का जश्न मना रहे थे, तो उन्होंने 2 राज्यों के बारे में सबसे पहले कहा था कि अब हम बंगाल से भी जंगल राज खत्म करेंगे। यानी अब उनका अगला निशाना बंगाल ही था। उसके उसके अगले बार किसी अन्य कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मेरे तमिलनाडु जाने से पहले ही बिहार की हवा तमिलनाडु पहुंच चुकी है, तो उसके बाद का अगला निशाना उनका तमिलनाडु होगा। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी, जो बार बार ममता बनर्जी से हार गए हैं, और आज भी अगर ईमानदारी से चुनाव हो तो वो किसी कीमत पे नहीं जीत सकते, तो आखिरकार किस भरोसे कह रहे हैं कि वो बंगाल में ममता बनर्जी को हरा देंगे, या किस भरोसे कह रहे हैं कि वो द्रमुक को, द्रविड़ पार्टी, सबसे बड़ी द्रविड़ पार्टी जो है MK स्टालिन को हरा देंगे वहां पर? वो एक ही चीज के भरोसे कह रहे हैं, वो है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। उसके भरोसे वो हराना चाहते हैं।
कैसे हराना चाहते हैं? देखिए, वो राजीव रंजन है ना, जो वो माहौल क्या है वो प्रोग्राम करते हैं। तो वो हावड़ा जिले में गए। हावड़ा में पिछले पिछले चुनाव में 7 विधानसभा की सीटें में सातों टीएमसी ने जीत ली थी। तो वो हावड़ा जिले के एक महिला पार्षद थीं, तो उनके पार्षद पति जो थे, वो उनके घर में चले गए, अपना अपना माइक वगैरह लेके, और उनके वहाँ ऑफिस बना था, उसमें गए। तो उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ बहुत से कार्यकर्ता वोटों की छाँटाबीनी कर रहे हैं, वोटर लिस्ट लेके। इसमें कौन-सा वोटर उनका है और कौन-सा वोटर उनके खिलाफ है, उसकी इसकी शिनाख्त कर रहे हैं, 2 कैटेगरी बना रहे हैं। तो वहाँ पे पार्षद पति महोदय बैठे हुए थे, जब उनके सामने माइक लगाया, तो उन्होंने कहा कि भई हम तो पिछली बार जीत गई थी ममता बनर्जी, लेकिन इस बार नहीं जीतने देंगे। क्यों नहीं जीतने देंगे? 25-25 हज़ार वोटर जो है ना, वो हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से काट देंगे। उसी की पूरी तैयारी चल रही थी एसआईआर में। और 25-25 हज़ार वोटर अगर काट देंगे, तो ममता बनर्जी कैसे जीतेंगी? हम सातों सीटें नहीं जीत लेंगे हावड़ा की, जो ममता बनर्जी ने पिछली बार सातों जीती थी, हम जीत लेंगे अब। और ज़ाहिर है, एक विधानसभा की सीटें काटने के लिए केवल 10,000 वोटों का हेर-फेर करके आप गारंटी कर सकते हैं कि आप जीत जाएँगे। 25,000 वोट तो बहुत होते हैं। तो ये पूरी तैयारी वहाँ पर चल रही है। ये कहना उचित नहीं होगा कि वहाँ ममता बनर्जी एसआईआर नहीं होने देंगी। एसआईआर तो पहले से हो ही रही है। उसको ममता बनर्जी नहीं रोक सकती। यहाँ तक कि उसके अंदर असहयोग का ऐलान भी नहीं कर सकती। अच्छा, अब मोदी को लगता है और ज्ञानेश कुमार को लगता है कि ममता बनर्जी कुछ ना कुछ, जिस तरह से वो एसआईआर करना चाहते हैं, उस तरह वो एसआईआर नहीं करने देंगे, ये उनको लगता है। हुँ? तो उन्होंने क्या किया है कि राज्य सरकार के पास जो डेटा एंट्री करने वाले ऑपरेटर हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में हैं, चुनाव आयोग ने तय किया है कि बंगाल में वो उनको काम पे नहीं लगाएँगे एसआईआर के। तो वहाँ का जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं बंगाल के, उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, और उस पत्र में उन्होंने कहा है कि उन्हें 10,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स भर्ती करने की इजाज़त देनी चाहिए 1 साल के लिए, नए। और उसमें 50 जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर हों। तो ममता बनर्जी को ये बात पता लग गई कि ये प्रस्ताव यहाँ से गया है, वो समझ गई क्या मामला है। तो उन्होंने इसके विरोध में एक लेटर चुनाव आयोग को लिख के भेजा है। आप देख लीजिए किस प्रकार की तू डाल-डाल में पात-पात चल रहा है। ममता बनर्जी जानती थी कि अगर हमारे जो डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, जिनको हमने नौकरी पे रखा है, उनको अगर ये काम पे लगाएँगे, तो उनके ज़रिए ये लोग मतदाता सूचियों को विकृत नहीं कर सकते, उसमें फर्जीवाड़ा नहीं कर सकते। वो लोग इनको इस तरह सहयोग नहीं करेंगे। तो चुनाव आयोग ने सोचा कि हम इनके राज्य सरकार के कर्मचारियों की मदद ही नहीं लेंगे। हम नए डेटा एंट्री करने वाले जो है 10,000 लोगों को भर लेंगे, ताकि वो एक 7-8 दिन के अंदर ही वो डेटा एंट्री कर लें, और साल भर तनख्वाह देते रहेंगे उनको। क्योंकि 1 महीने के लिए तो कोई आएगा नहीं। और सॉफ्टवेयर डेवलपर रख लेंगे, जो तो कोई दिक्कत वगैरह होगी उनको ठीक-ठाक करते रहेंगे वो। तो बंगाल की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ममता बनर्जी भी इस बात को जानती हैं। तो आज 24 परगना का वनगांव इलाके में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की, बहुत विशाल रैली की, और मार्च भी किया उन्होंने। उसमें उन्होंने जो भाषण दिया उसको सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष बीजेपी की चाल भाँप नहीं पाया, और वो एसआईआर के चक्कर में फँस के चुनाव हार गया। ये ममता बनर्जी ने कहा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे चोट पहुँचाने की कोशिश करेगी, तो मैं इस पार्टी की बुनियाद राष्ट्रीय स्तर पे हिला दूँगी। ये उन्होंने कहा है। महारानी सीरियल आया उसकी तरह, महारानी हाँ, सीरियल। वो ये इसका मतलब है कि बंगाल में एक बहुत बड़ा महायुद्ध होने वाला है। एसआईआर तो होगी, वो तो 4 एसआईआर आज है, आज तारीख तो कितनी तारीख है? आज 24 तारीख है, 25 तारीख है आज। तो कुल मिला के एसआईआर में तो 9 दिन रह गए हैं खत्म होने में। अब इन 9 दिन में तो एसआईआर रोक ही नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रोक सकता। एक वकील साहब गए हैं वहां पे, उन्होंने याचिका डाली है कि भाई बंगाल में बहुत बीएलए मर रहे हैं, बूथ वो नाराज हैं, और बंगाल में बहुत सारे बूथ लेवल एजेंट्स ने जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं उनके बंगले के सामने प्रदर्शन भी किया है। उनके दफ्तर के सामने बड़ा प्रदर्शन भी हुआ है बंगाल में। और ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को लिख के भेजा है कि आप रोकिए ये एसआईआर यहाँ पे।
लेकिन एसआईआर होगी और एसआईआर में चुनाव आयोग मोदी जी की मदद करने के लिए पूरा फर्जीवाड़ा भी करेगा। अब चुनौती ये है ममता बनर्जी के सामने, क्योंकि ममता बनर्जी उसको वो उतने हजार डेटा एंट्री ऑपरेटर रखने से नहीं रोक सकती, ना वो उन्हें 50 सॉफ्टवेयर डेवलपर रखने से रोक सकती। तो ऐसी हालत में जो जैसी मतदाता सूची चाहती है बीजेपी, वैसी मतदाता सूची बनेगी। अब चुनौती ये है ममता बनर्जी के सामने कि उस सूरत में भी वो भाजपा को जीतने से कैसे रोके। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि मेरे साथ नहीं खेला कर पाएंगे ये लोग, क्योंकि मुझे सब पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और बात सही भी है। वो कोई तेजस्वी यादव नहीं है ममता बनर्जी के वहां पे केवल यादव मुसलमानों में ही उनके दो हिस्सों में ही उनका समर्थन वर्ग हो। एक तो बंगाल की महिलाएं उन्हें बहुत बड़े पैमाने पर सपोर्ट करती हैं ममता बनर्जी के तरफ। बंगाल का जो भद्रलोक है वो ममता बनर्जी का बड़ा हिस्सा उनको मदद करता है, उनके साथ रहता है। बंगाल के 35% मुसलमान जो हैं, 37% वो उनके साथ खड़े हुए हैं मजबूती के साथ में। तो ममता बनर्जी के पास एक बहुत बड़ा समर्थक वर्ग है। देखिए बंगाल में जो होगा वो परीक्षा होगी, क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे राज्यों में भी एसआईआर की मदद से चुनाव जीत सकती है जहां पर उसकी सरकार नहीं है। ये बड़ी चुनौती परीक्षा होगी तमिलनाडु में। अभी तक तो भाई ऐसी राज्यों में, ऐसा बिहार में तो उन्हीं की सरकार थी, सारी स्टेट राज्य सरकार के कर्मचारियों ने उनको समर्थन दिया, जो मन में आया उन्होंने किया। बंगाल में वो कैसे करेंगे उसका एक नमूना है, उन्होंने योजना बना रखी है। ममता बनर्जी ने भी उसकी काट की योजनाएं बना रखी हैं। हाँ, क्योंकि पिछले दिनों में भी आप देखिए दिल्ली केंद्र स्तर पर बड़े पैमाने पर तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मजबूती से खड़े हुए हैं, वो अपने वोटों को कटने नहीं देंगे, वो फर्जी वोटों को घुसेंगे तो उसकी पर आपत्तियां करेंगे वगैरह वगैरह, बड़ा संघर्ष होगा वहां पर। हाँ ठीक है, क्योंकि पिछले दिनों दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां तो इनकी सरकार ही इन्होंने मैनेज कर लिया। झारखंड में नहीं कर पाए, झारखंड में सरकार नहीं थी, चुनाव हार गए। तो आज आपको ठीक है कि जहां सरकारें नहीं है वहां बड़ी चुनौती है कि फर्जीवाड़ा कैसे करें। लेकिन इन चुनावों में इन चुनावों में क्या है कि एसआईआर का पायलट प्रोजेक्ट बिहार में चलाया गया है, तो वो पायलट प्रोजेक्ट कामयाब हो गया इनका, तो वो बिल्कुल अच्छा। और ये बात मैं कल 26 तारीख है, आप ठीक है, ये मतलब आज 26 तारीख है, तो इस 26 तारीख में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक डिनर पार्टी आयोजित की है। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, उसमें वो बिहार में उनकी जीत के जितने इंचार्ज थे उन सबको बुलाएंगे, असम में जो उनके इंचार्ज हैं उन सबको बुलाएंगे, और बंगाल में जो उनके इंचार्ज हैं उन सबको बुलाएंगे, और बिहार के लोग उन्हें बताएंगे रात्रि भोजन करते हुए कि वो कैसे कैसे जीते, ताकि बिहार के मॉडल को वो वहां लागू कर सकें। भाजपा ने ऐलानिया कहा है, घोषित किया है भाजपा ने, आज अखबारों में छपा भी है कि असम, तमिलनाडु और बंगाल के लिए बिहार का मॉडल लागू किया जाएगा। नेता बताएंगे, और इन 3 विधानसभा चुनावों से तय हो जाएगा कि जो अमित शाह कहते हैं कि हम 50 साल तक हुकूमत करेंगे, ये लोग 50 साल तक हुकूमत करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक बात है, नेता बताएंगे। जेपी नड्डा हंसेंगे मन मन में कि अरे बेटा तो हमें क्या बता रहे हो, खेल तो हम ही नहीं किया था, तुम बताते रहो, कुछ भी कहानी सुनाते रहो। चलते हैं बिहार की बात आपने करी, बिहार पे चलते हैं। नीतीश बाबू सत्ता संभालते ही अपने को मजबूत करने में लग गए हैं। उनको लगता है कि भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी कब टंगड़ी मार दे, कब नैया लौट दे। तो वो सुनने में आया कि ओवैसी से भी संपर्क में है, मतलब जो इतने आग बोलते हैं, उन ओवैसी के विधायकों को मंत्री बनाने की कोशिश है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को, जो ना विधायक है ना सांसद है, उसको मंत्री बना दिया। नीतीश का गेम प्लान क्या लग रहा है, क्या गेम खेलना चाहते हैं नीतीश? देखिए, उनकी पहली कोशिश तो नीतीश कुमार की ये है, पहली नजर में देखने पे लगता है कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी की जो 89 यानी 89 विधायकों की जो संख्या है उसके आगे निकले। तो उसके लिए उन्होंने, ऐसी बहुत चर्चा है, बहुत बड़ी चर्चा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुसलमीन जो है, ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसके साथ उन्होंने एक खुफिया समझौता किया है जिसके तहत उनके जो 5 विधायक हैं वो नीतीश कुमार के साथ आ जाएंगे बिना
छोड़े हुए उसको, पार्टी को छोड़े हुए। और जैसा कि बिहार के राजनीति के जानकार मानते हैं कि वो पांचों विधायक पहले जनता दल यूनाइटेड में रह भी चुके हैं। वो एक तरह से नीतीश कुमार से उनसे व्यक्तिगत रूप से वो लोग मिले हुए हैं, परिचित हैं, पार्टी में रह चुके हैं मतलब। तो वो आ जाएंगे तो उनके आने से वैसे भी इनकी भाजपा की बराबर संख्या हो जाएगी। फिर ये भी एक है कि वो उपेंद्र कुशवाहा वगैरह सब पूरी तरीके से इनके साथ खड़े हुए हैं, उनके बेटे को बना दिया। और वैसे उपेंद्र कुशवाहा पहले भी इनके साथ थे, नीतीश कुमार के साथ थे। जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ हैं, भाजपा के साथ चिराग पासवान है। तो इस तरीके से जो चुनाव के दौरान और चुनाव से पहले जो एनडीए के अंदर खेमेबाजी थी, वो खेमेबाजी इस वक्त भी जारी है। ठीक है, चुनाव उन लोगों ने मिलजुल के लड़ लिया, लेकिन वो खेमेबाजी खत्म नहीं हुई है, वो खेमेबाजी इस वक्त भी जारी है। तो लगता है क्या आपको कि नीतीश की चालें बीजेपी नहीं समझ रही होगी कि विधायकों को जोड़ रहे हैं? हम लोग समझ रहे हैं तो वो क्यों नहीं समझ रही होगी? तो वो लोग हमसे ज्यादा होशियार हैं भाई। हम क्या, हम तो सेकंड हैंड नॉलेज पे भरोसा करते हैं। सही बात है, उनके पास सारी जानकारी फर्स्ट हैंड है। सही बात है। क्या इसका उपचार क्या करेंगे? नीतीश को कैसे रोक सकते ना उसको, वो रोक नहीं सकते उसको। वो जानते हैं कि ऐसा होगा। ऐसी बात नहीं कि उन्हें पहले से अंदाजा नहीं होगा। सब कुछ नहीं, सब चीजें पहले से होती हैं। उन्हें ये भी पता है कि चुनाव के दौरान ही, जब चुनाव की मुहिम चल रही थी, तब भी नीतीश कुमार में और तेजस्वी यादव में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी, एक समझदारी बन गई थी कि अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो कैसे, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो तो बीजेपी ने इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा करके वोटरों की लामबंदी की, वो ट्रेनों में भर के लाई और जीविका दीदियों की नियुक्ति करके उन्होंने महिलाओं के वोट पड़वाए वगैरह वगैरह। और चुनाव मुहिम के दौरान उसने 10,000 रुपए दिए। इतनी बड़े पैमाने पर गोलबंदी की कि उन्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर एसआईआर के तहत हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर बढ़ाए गए, वो सारे के सारे वोटर भाजपा को और एनडीए को मिल गए, तो उसको उन्हें जरूरत नहीं पड़ी। वरना अगर ऐसी जरूरत पड़ती तो नीतीश कुमार ने पूरा इंतजाम कर रखा था। इसीलिए मैं हमेशा कहता था कि नीतीश कुमार के दोनों हाथों में लड्डू हैं। उन्हें भाजपा वाले भी, मतलब शुरू में तो मुझे लगता था नीतीश कुमार को कोई मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा, ना भाजपा बनाएगी ना तेजस्वी यादव बनाएंगे। तो नीतीश कुमार की पारी का अंत हो गया है कि जैसे जैसे चुनावी मुहिम आगे बढ़ी, तस्वीर बदलने लगी और स्थिति ये बनी कि नीतीश कुमार सबसे ज्यादा फायदे में है। जनता भी उनके साथ हमदर्दी दिखा रही है और भाजपा भी उनको नजरअंदाज नहीं कर सकती। और अगर कोई दिक्कत पड़ी तो तेजस्वी यादव तैयार बैठे हुए हैं। सही बात है। हाँ, अच्छा, तकदीर वाले आदमी है, क्योंकि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी लोग मान रहे थे कि नीतीश चुक गए, नीतीश का वजूद खत्म हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट के चुनाव में भी उन्होंने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। ये जो लोग सोचते थे कि चुक गए, वजूद खत्म हो जाएगा, ये सब देखिए जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है और क्या कहते हैं उसको, जो ट्वीट होता है जहां पर एक्स वाला ज्ञान है, मतलब जो है ये एक्स वाला ज्ञान था और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान था। हम लोगों को भी सबक लेना चाहिए इससे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान पे और एक्स वाले ज्ञान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही अति अल्पसंख्यक लोगों का ज्ञान होता है, जो घर में बैठे बैठे सब चीजों का अंदाजा लगाते हैं और उसके हिसाब से वो ट्वीट और करते रहते हैं दिमाग दौड़ाकर। उसका जमीन से कोई ताल्लुक, हमको हमारे सामने छवि ये प्रोजेक्ट की जाती है कि वो नीतीश कुमार बहुत बीमार हैं, वो दीवाने हो गए हैं, वो किसी के यहाँ जाते हैं गमी में तो वो उनकी माला पे उनकी तस्वीर पे फूल चढ़ाने की बजाय उनके बेटे के ऊपर फूल चढ़ाने लगते हैं, वो नरेंद्र मोदी के पैर छूने लगते हैं, उनके हाथ पकड़ने लगते, मतलब इस तरह की तमाम बहुत सी बातें, और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसी तमाम बातें और जो वीडियो क्लिप जारी किए गए, उससे नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के बारे में बड़ी गलतफहमी फैली, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बहुत दिनों से उनका ऐसा कोई वीडियो क्लिप नहीं आया। पूरी चुनावी मुहिम के दौरान आपने नीतीश कुमार को कोई ऊल जलूल हरकत करते हुए वीडियो क्लिप सुना? अब तो फर्स्ट क्लास मुख्यमंत्री की कुर्सी जमे हुए। ये बात सही है कि उन्होंने गृह मंत्री का पद खो दिया है उन्होंने भाजपा के साथ समझौते के कारण, लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि उनके राजनीतिक समझ में और राजनीतिक सतर्कता में कोई किसी किस्म की कमी आई हो। और उनका स्वास्थ्य भी बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई समस्या नहीं है। उन्होंने लंबे अरसे से कोई गलती नहीं की है। तो ऐसी तस्वीरें हम लोग जो बहुत प्रभावित हो जाते हैं सोशल मीडिया में है कि सोशल मीडिया के दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उनमें जो आता है उससे हम काफी प्रभावित हो जाते हैं। वो हमको नहीं होना चाहिए प्रभावित। इसका सबक ही है हम लोगों के लिए।
ठीक है। तो ऐसी तस्वीरें तो गोदी मीडिया जारी करती थी, क्योंकि गोदी मीडिया के चैनलों पे बिना हरेन देखिए, जोशी, गोदी बिना मीडिया में जो होता है प्रधान। उसको तो हम लोग डिकोड कर लेते हैं। हम्म, जो गोदी मीडिया पे होता है तो हम तो उस पे अविश्वास के साथ ही शुरुआत करते हैं। गोदी मीडिया की कोई भी खबर, कोई भी तस्वीर आती है तो हम उस पे विश्वास नहीं करते और हम उसकी समीक्षा करने लगते हैं, तो उसके उसके तो हम छल से बच जाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में जो हो रहा है उसके छल से नहीं बच पाते, क्योंकि हाँ, हम वो सोशल मीडिया के अंग हैं। हाँ, माया जाल ऐसा तैयार हो जाता है ना, कि हम लगता इसी है कि हाँ ये। हम इसी पर्यावरण में है ना, हम हम्म, भी इस पर्यावरण के अंग हैं, तो हम इससे नहीं बच पाते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये एक उदाहरण है कि हमें इससे बचना भी सीखना पड़ेगा, अगर हम हाँ सही राजनीतिक विश्लेषण करना चाहते हैं तो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स ट्विटर जो है, उस पे इंस्टाग्राम पे एक अलग ही दुनिया, अलग ही माया चलती रहती है, वो बिल्कुल अलग हो नहीं पाती। राम जन्मभूमि के आंदोलन से लेकर आज शिखर पे ध्वजा फहराने तक एक लंबा इतिहास रहा है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी भगवान राम की बातें करी। तस्वीर वायरल हो रही है, इसमें मोहन भागवत और मोदी जी दोनों भगवान राम की आरती कर रहे हैं। मोहन भागवत एक दिन पहले आ गए, 24 घंटे पहले आ गए। मुझे लगता है कुछ महीने पहले मोहन भागवत बड़े रंग में थे और मोदी को यहाँ तक झुका लिया था कि मोदी को नागपुर जाना पड़ा था। देखिए, बिहार चुनाव के बाद क्या भागवत वाकई में डर गए हैं? उनको लग रहा है कि मोदी जो है, अब इतने ताकतवर हो रहे हैं कि भागवत की सत्ता ना पलट दे, कब होश बोले रातों रात वहां भी तख्ता पलट हो जाए, भागवत किनारे कर दिए जाएं, सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए जाए, एनएसजी हटा दी जाए। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? कल्पना में होगा मोहन भागवत को देखिए, इस तरह? मेरा थोड़ा-सा आकलन अलग तरह का है। मेरा आकलन ये है कि मोहन भागवत ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे लगे कि वो प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं या प्रधानमंत्री की अथॉरिटी को, प्रधानमंत्री की ताकत को कम कर रहे हैं। ऐसा करने से सरकार कमजोर होगी और कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उसका नुकसान होगा और अगले चुनाव में उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उससे सरकार हाथ से निकल गई तो आरएसएस को, संघ को भी बहुत नुकसान होगा। मोहन भागवत ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। मोहन भागवत ये भी देख रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जैसे भी हो चुनाव तो जीत ही रही है, चुनाव दर चुनाव जीत रही है। झारखंड को छोड़कर उन्होंने सारे चुनाव जीत लिए। तो मोहन भागवत ये तो नहीं कह सकते कि भाई भाजपा कमजोर हो गई है या उसको वोट नहीं मिल रहे हैं। ये तो कोई बच्चा भी नहीं कहेगा इस बात को। वोट कैसे मिल रहे हैं, उसके पीछे क्या तिकड़म है, ये एक अलग बात है, लेकिन जो भी है वो कामयाबी के साथ इस काम को कर ही रहे हैं। अच्छा, जो मीडिया के जरिए बनाए जाने वाले नैरेटिव पे भी मोदी जी का कब्जा है। मोदी जी की व्यक्तिगत छवि जो है ना, वो थोड़ी जड़ता में फंसी है, रुक गई है, लेकिन जहां रुकी है रुकी हुई है, ऐसा भी नहीं कि नीचे जा रही हो। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी के साथ गलवैयां डालना, उनके साथ आरतियां करना या ये सब करना, तस्वीर खिंचाना, इसमें मोहन भागवत को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि मोहन भागवत और मोदी के बीच में जो भाजपा के नेतृत्व को लेकर जो जद्दोजहद थी, वो जद्दोजहद खत्म हो गई। चल रही है अभी? वो वैसी की वैसी चल रही है। अगर वो खत्म हो गई होती और मोदी ने वहां भी अपना हाथ ऊपर कर लिया होता तो अभी तक उन्होंने भाजपा का अध्यक्ष नामजद कर दिया होता। वो जद्दोजहद वैसी चल रही है, वो सही वैसा बात का वैसा ही हो, वैसे ही वैसा रहेगा। मुझे है। हाँ, ये लड़ाई चलती रहेगी और नड्डा की लॉटरी लगी रहेगी। नड्डा कहेंगे और दिन, कुछ दिन और दिन, कुछ और दिन में भाजपा का रिकॉर्ड तोड़ इस देश। चक्कर में साल भर और निकल जाएगा। इस चक्कर में साल भर निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतना समय दिया बातचीत। ये तो अभय जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।